सो अगर आप क्लास 10th में हो और अपने अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो तो प्लीज वॉच दिस केयरफुली। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स मैं लिख रहा हूं वो अगर आप करके चले गए ना, मोर देन 80% मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। ये बात पक्की है। हम लोग यहां पर बात करेंगे आप लोगों के क्लास 10th के मिड टर्म एग्जामिनेशंस में केमिस्ट्री को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साथ ही साथ यहां पे कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं मेजॉरिटी स्कूल्स में, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और साथ ही साथ टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा। तुम्हारा जितना भी साइंस को लेकर ये जो स्ट्रेस चल रहा है, कौन से चैप्टर में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट जस्ट टॉपिक्स, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बताऊंगी। तो यानी कि बायोलॉजी के लिए तुम्हें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, उनके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। एक है चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कहने को एक सिंगल चैप्टर है बट अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एंड द सेकंड वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन वाले पार्ट में अगर हम देखें बेटा, बहुत सारी चीजें हैं बट जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं वो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में भी क्या, एक तो केमिकल रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है और स्टेप्स, तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके अलावा बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स वाला टॉपिक, राइट फ्रॉम द माउथ टिल द प्रोसेस ऑफ इजेशन, जो भी पर्टिकुलर पार्ट में जो भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कौन से एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड इसमें भी पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, वो है क्वेश्चन ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जहां पर आपसे विलाय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विलाय वाले पार्ट को, विलाय वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इन द टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। उसके अलावा लिवर के ऊपर भी क्या है बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, लिवर, बाइल जूस, इसके ऊपर भी काफी बार मैंने देखा है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट बेटा हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन में जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वाला जो फ्लो चार्ट है हमारा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, क्रैम्प्स, इसके ऊपर क्या है काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको अच्छे से करने हैं। एंड उसके अलावा वो जो एल्वियोलाई का जो पार्ट है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होती है, उसका डिजाइन किस तरीके से है, ये भी कर लेना, यहां से भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक है, वहां पर ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, ह्यूमन हार्ट है। अब यहां पर भी बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को लिंक किया जाता है टेम्परेचर रेगुलेशन से, कि मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन का प्रोसेस है, इसके ऊपर बेटा आपको लिंक करके एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। तो डबल सर्कुलेशन को अच्छे से कवर कर लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव एक्सक्रीशन का टॉपिक, जिसमें कि बेटा आपको नेफ्रॉन का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। नेफ्रॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शनिंग है, यानी कि जो यूरिन फॉर्मेशन वो कैसे करता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। राइट तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा जो आपको पढ़ के जाने हैं, इनको आपको स्किप नहीं करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजों को छोड़ दो, भाई बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं बट ये वो टॉपिक है बेटा जो पेपर में आएंगे और इनको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बेटा हम आ जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे। 2 पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करता है एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, एंड द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करता है प्लांट्स के बारे में। अगर हम बात करें, सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन, कैसे उसमें से जो नर्व इंपल्स है वो कैसे आगे आगे कंडक्ट होती है। इसके अलावा बेटा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां से बेटा आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आराम से बनता ही बनता है। आपको रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए आ जाती है, जहां पे सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बेटा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन प्लस उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है ह्यूमन बॉडी में, ये आपको आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन में भी बेटा जो स्पेसिफिकली हमारा हाइंड ब्रेन वाला पार्ट है, जहां पे सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला की बात होती है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर बेटा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एक टेबल है बेटा, मैंने अपने नोट्स में दी हुई है ना। इसके अलावा बेटा आपको मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, वहां से नोट्स आप पिक कर सकते हो। वहां से बेटा टेबल्स मिल जाएंगी, टेबल में बेटा कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शन है, उनको अच्छे से रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। टेबल पढ़ लोगे उसी से तुम्हारा
नैया पार हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा टॉपिक मूवमेंट्स के ऊपर फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कौन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है, कौन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा प्लांट हार्मोन्स की अगेन बेटा टेबल मैं आपको बता दूंगी, है ना, मिल जाएगी मेरे नोट्स के थ्रू, है ना, तो वहां से बेटा वो टेबल अच्छे से पढ़ लेना, वहां से आपका प्लांट हार्मोन वाला टॉपिक भी क्या है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सो बेटा ये थे हमारे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में पढ़कर जाने ही जाने हैं। डू नॉट स्किप दिस टॉपिक्स। सो इन द एंड ऑल आई वांट टू से इज वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करो बेटा एंड किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, गिव योर बेस्ट, गिव योर 100% एफर्ट्स। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम लोग यहां पर बात करेंगे आप लोगों के क्लास 10th के मिड टर्म एग्जामिनेशंस में केमिस्ट्री को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साथ ही साथ यहां पे कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं मेजॉरिटी स्कूल्स में, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और साथ ही साथ टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा। तो चलिए जल्दी से इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादातर स्कूल्स के अंदर मिड टर्म एग्जामिनेशंस में 2 चैप्टर पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल चैप्टर यहां पे केमिस्ट्री में 4 है, तो मिड टर्म एग्जाम्स में 2 चैप्टर आएंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये चैप्टर्स ज्यादातर स्कूल्स में आएंगे। अब इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैंने सारे कंसेप्ट्स को लिस्ट कर दिया है जो कि पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स हैं, जिनको यहां पर मैंने अंडरलाइन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो करने ही है, बिकॉज इससे डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो ये जो टॉपिक है बैलेंसिंग का, कि आपको इक्वेशन बैलेंसिंग आनी ही चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर इक्वेशन जब आप लिखोगे तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। दूसरा, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाला जो एग्जांपल है ना, फिर यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड को हमने जो पानी में डाला है, स्लेकिंग ऑफ लाइम वाला जो कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे सवाल आते हैं। उसके बाद अगर डीकॉम्पोजिशन की बात करें तो पूरा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप्स, चाहे वो थर्मोलाइसिस हो, फोटोलाइसिस हो या इलेक्ट्रोलाइसिस हो, तीनों इंपॉर्टेंट है और इनसे सवाल आते हैं। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अभी हमारी किताब में जो इस चैप्टर में रिएक्शंस है वो है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो इससे सवाल आपको आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के यूजुअली 3 टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप इस चैप्टर में है, कौन सा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आगे जाएं तो रिडॉक्स के अंदर जो पूरा का पूरा है, पूरा रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस थ्रू लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपको आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो जो अंडरलाइन है ये सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के। उसके बाद अगर सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो यहां पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है इंडिकेटर का, कलर चेंजिंग इंडिकेटर एंड ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स आपको आने चाहिए। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, तो एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, ये रिएक्शंस आपको एसिड की आनी चाहिए। साथ ही साथ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद अगर हम यहां बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में, तो बेसिस की रिएक्शन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मेटल यहां पे कौन से होंगे, एम्फोटेरिक मेटल होंगे, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो पीएच का पूरा टॉपिक, ये पीएच का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सॉल्ट्स का पूरा टॉपिक, किसी भी सॉल्ट को आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी सॉल्ट से सवाल आता ही आता है, किसी को भी स्किप मत करना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सही है बात। और यहां पर ये याद रख लेना, नई वाली एनसीईआरटी आपको यूज करनी है, जिसके अंदर आपको ब्लीचिंग पाउडर वाली जो इक्वेशंस है वो नहीं मिलेंगी, याद रखना। रीप्रिंट जो है 2025-26 वाला और 26-27 वाला, उसी को रेफर करना, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब बात करते हैं थोड़ा टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस का। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दे रखा है कि 50% क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर क्या है, इजी रहेंगे, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लोअर जो लेवल्स हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हायर लेवल्स पे हम जाते हैं तो ये बाकी के 50% सवाल आपके डिफिकल्ट हो जाएंगे, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपने पहले नहीं देखी हैं, नॉवेल प्रॉब्लम्स है, एंड यूजिंग द कंसेप्ट्स यू हैव टू सॉल्व देम,
ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, साथ ही साथ ये ऑफिशियल करिकुलम में टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस भी बताई है, तो ऐसा हो सकता है आपके स्कूल वाले इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे, है ना, कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड या इंटीग्रेटेड असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे के सारे ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल वाले भी फॉलो करें, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है कि सीबीएसई तो भाई इस टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस को 100% फॉलो करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात हुई दोस्तों केमिस्ट्री की। आई होप आपको सारी बातें यहां पर क्लियर है। हाँ भाई, तो अब बात क्लास 10th की फिजिक्स की भी कर लेते हैं। आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम के अंदर या तो लाइट चैप्टर आ रहा है, या ह्यूमन आई आ रहा है, या फिर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और साथ ही साथ लाइट और ह्यूमन आई तीनों आ रहे हैं। तो मैं तीनों चैप्टरों की बात लेकर के आया हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स मैं लिख रहा हूं वो अगर आप करके चले गए ना, मोर देन 80% मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे, ये बात पक्की है, ठीक है ना, मोर देन 80% मार्क्स। लेकिन भाई अगर पूरा स्कोर करना है तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल के लिए आपका जो मुश्किलें हैं वो आसान करने के लिए आया हूं। तो मुश्किलें अभी तक ये है कि आपने पढ़ाई शायद से स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है ना, या फिर पढ़ाई स्टार्ट करी है तो अच्छे से प्रैक्टिस वाला काम आपका नहीं है कि भाई हाँ परफेक्शन आ जाए किसी चीज के अंदर। तो यार मेरे हिसाब से आपको यह काम करना चाहिए कि लाइट चैप्टर के अंदर रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। न्यूमेरिकल हर रे डायग्राम के हिसाब से एक या दो टाइप के न्यूमेरिकल आपको जरूर करके जाने हैं। जैसे कॉन्केव मिरर के एक या दो न्यूमेरिकल लगा के चले गए, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के एक या दो न्यूमेरिकल लगा के चले गए, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस का भी एक या दो न्यूमेरिकल करके गए और कॉन्केव लेंस का भी एक या दो न्यूमेरिकल लगा करके चले गए। अगर इतनी प्रैक्टिस भी आपने न्यूमेरिकल की कर ली तो बहुत रहेगा। साइन कन्वेंशन सीखने के बाद ही ये काम हो पाएगा बेटा, ठीक है। साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है, इस पर से सवाल देखने को मिल सकता है। अगर मैडम ये चाहे कि भाई पेपर को थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनाना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर से सवाल मिलता है। ग्लास लैब का डायग्राम करके जरूर जाना। ग्लास लैब का डायग्राम आ सकता है बनाने को, अगर बनाने को नहीं आया तो लेबल करने को आ सकता है, नहीं तो इनकरेक्ट डायग्राम चूज करने को आ सकता है। ग्लास लैब एक बार देख के जाना, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। फिर वही सेम कहानी रे डायग्राम न्यूमेरिकल लेंसेज के अंदर भी ऐसा ही आपने करके जाना है, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लोगे लाइट के चैप्टर में और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है बेटा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगवा दूंगा, आप जा करके डायरेक्ट लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। लाइट का लेक्चर भी हो सकता है, वो ह्यूमन आई का भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है। इवन आप मेरे चैनल पर अगर जाओगे रक्षक सर साइंस, वहां पर जाकर के आपको इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट मिल जाएगा और बहुत छोटा सा वन शॉट है, उसके अंदर सब कुछ कवर किया हुआ है। एक बार ह्यूमन आई की बात भी कर लेते हैं। देखिए ह्यूमन आई के अंदर पार्ट्स ऑफ आई इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सिलरी मसल्स, रेटिना, ये सब चीजें आपको करके जानी, इनके फंक्शन आपको पता करके जाने। डिफेक्ट्स करके जाना बेटा, सवाल देखने को मिलता है डिफेक्ट्स में से। रेनबो की बात, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्काई ब्लू क्यों होता है, ये तीन अलग अलग टॉपिक हैं। एक डिस्पर्जन की बात करता है, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करता है, एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करता है। ये तीन टॉपिक अगर आप ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझ के भी चले गए तो भी आप इनके आंसर लिख सकते हो, लेकिन आंसर सही लिखने के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो भाई कॉपी पेन अगर अभी तक भी नहीं उठाया है तो ये आंसर लिखने में आपको उठाना पड़ेगा। और थ्योरी की जहां तक बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन खोल करके देखना, ह्यूमन आई का भी लिंक लगा दूंगा, आपको जाकर के वहां पर खोल करके लेक्चर देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में लाइट जितना ही बड़ा चैप्टर है, उतने ही न्यूमेरिकल भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी एक न्यूमेरिकल रिच चैप्टर है। ओम्स लॉ इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ को अच्छे से पढ़ना है बेटा, ओम्स लॉ की एप्लीकेशन को अच्छे से समझना है और सर्किट डायग्राम में कैसे ओम्स लॉ अप्लाई होता है यह आपको सीखना है। सर्किट डायग्राम को और महारत हासिल करने के लिए सीरीज और पैरेलल करके जाना है। सीरीज और पैरेलल के मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चंस आपने जरूर करके जाने, ये छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। ये उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूं जो अच्छे से पढ़ चुके हैं लेकिन वो एक रिवीजन करना चाहते हैं। तो रिवीजन के लिए बस ये ऑन पॉइंट चीजें जो मैंने यहां लिखी हैं वो कर जाओ, आपको पेपर में साफ साफ देखने को मिल जाएगा। जो रक्षक सर कह रहे हैं वही फिजिक्स के अंदर आ रहा है, जो आरडीएक्स कह रहा है वही फिजिक्स में आ रहा है, क्योंकि आरडीएक्स का मतलब फिजिक्स और फिजिक्स का मतलब आरडीएक्स, ये तो आप जानते ही हो। न्यूमेरिकल हीट और पावर पर जरूर करके जाना बेटा, और गिने चुने न्यूमेरिकल ही आते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते। तो जितने न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा, उतने न्यूमेरिकल कर जाओगे, पेपर में वो एज इट इज आपको मिल जाएंगे आए हुए, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर कुछ कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। इसमें कभी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ भी लेता है, लेकिन ये ना थोड़ा सा घुमा करके ही पूछ सकता है। जैसे आपसे ये पूछेगा कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसी ऐसी डेफिनेशन जरूर देख करके जाना। और मेरी तरफ से फिजिक्स में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं या 3 में से कोई 2 भी आ रहे हैं आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर, तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी तैयारी डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर लेक्चर देखना चाहोगे तो मिल जाएगी, अदरवाइज आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहीं से कंटिन्यू करते रहो। आप सभी को अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।